हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे लास्ट चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 15 के बारे में बात की थी, इन्वायरमेंट के बारे में। ये दोनों ही चैप्टर क्लास 10th में बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ इसमें से आते हैं दोनों चैप्टर्स में। और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको दोनों चैप्टर्स की। आप सिर्फ एक बार इसको टेक्स्ट बुक में से रीड कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लो और ये दोनों वीडियोस देख लो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो? रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे यूज़ में आ सके, जिसकी यूटिलिटी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, पानी को हम यूज़ कर सकते हैं तो वो एक रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी है, एयर है, ये बोर्ड है। आपके लिए मैं रिसोर्स हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो आपको वो चीज़ दे रही हूँ मैं, तो मैं आपके लिए रिसोर्स हो गई। ये पेन मेरे लिए रिसोर्स है, ये बोर्ड मेरे लिए रिसोर्स है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम लोग के यूज़ में आती है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की, नेचुरल मीन्स ये नेचर, नेचर मतलब होता है नेचुरल का, तो जो नेचर से हमें मिला है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचर ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है? एयर है आपकी, वाटर है, फॉरेस्ट है, रेनफॉल है, वाइल्ड लाइफ है, सॉइल है, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब आपको एक रिसोर्स मिलने लगता है ना, तो आप कभी कभी, ये तो ह्यूमन नेचर है कि आपको उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेता है ह्यूमन। तो यही चीज़ है कि हम लोग को जितने रिसोर्सेज मिलते हैं ना, हम कई बार अपने प्रॉफिट के लिए उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा उसको वेस्ट करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं रिसोर्सेज को। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, ताकि, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड भी होते हैं कुछ और कुछ अनलिमिटेड भी होते हैं। तो जो लिमिटेड होते हैं हमको उसको बचाना है, उसको कंजर्व करके रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर नेचुरल रिसोर्स का एक बात करूँ, अब एक्सप्लॉयटेशन की अगर हमने बात कर ही दी है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है एक्सप्लॉयटेशन का, जो गंगा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जैसे गंगा है, वो रिवर है, आप सबको मालूम है, इंडिया की बहुत बड़ी रिवर है और बहुत सा वाटर सप्लाई करते हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, हर जगह उसी का वाटर सप्लाई किया जाता है। क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले, अभी की बात नहीं है, बहुत टाइम पहले, कि गंगा धीरे धीरे कंटामिनेट होने लगी, मतलब वो पॉल्यूटेड होने लगी, उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा कि वो एकदम नाले की तरह, मतलब एक नदी से एक नाले में कन्वर्ट हो गई। आप लोगों ने सुना होगा इस चीज़ पे, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत चीज़ है गंगा के ऊपर। और इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक प्लान भी बनाया था जिसको हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। तो क्या है कि उसमें क्या हुआ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैं अगर बात करूँ, उस पीरियड की बात करूँ, तो धीरे धीरे न्यू इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी शुरू हुई, इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई। तो जितना भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता था वो सारा रिवर में डिस्चार्ज कर देते थे। ह्यूमन वेस्ट है आपका, एनिमल वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है वो सब रिवर में डिस्चार्ज होने लगा था। तो वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, जब उसको टेस्ट किया गया, बैक्टीरिया निकला जिसको हम बोलते हैं कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत आने लगा और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो सोचो अगर इसकी क्वांटिटी गंगा में इतनी ज़्यादा थी, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूमन और एनिमल वेस्ट उस रिवर में उस टाइम पे डिस्चार्ज हुआ, और अब तक है, इनफैक्ट अब तक किया जा रहा है ये सब वेस्ट उसमें डिस्चार्ज। और जब उसको टेस्ट किया गया, उसके वाटर सैंपल लेकर गंगा रिवर को टेस्ट किया गया, तो उसमें आपका जो वाटर की क्वालिटी थी
वो एसिडिक हो चुकी थी, एसिडिक इन नेचर। तो आप सोचो कि कितना डेंजरस था वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उस गंगा के जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मर गई थी एकदम, मतलब वो बिल्कुल नदी नाले में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें, ये जो हमारा रिसोर्स है गंगा, इसको क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस और प्लान लागू किए। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में आया, टू इम्प्रूव दी वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा। अब जब कंटामिनेट हो चुका है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, तो उसको साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सप्लॉयटेशन का, कि ह्यूमन को कुछ चीज़ मिली, हमें, हमारे पास नेचर ने हमें कोई रिसोर्स दिया और हम उसका इस हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो क्या थी और क्या बन गई। तो अगेन उसको फिर से क्लीन करने के लिए हम लोग ही मेहनत कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, हर एक एक्ट्स और लॉज बनाए जा रहे हैं कि आप, इंडस्ट्रीज़ को ये कहा गया कि आप कम से कम डिस्चार्ज कीजिए, कम से कम अपना इफ्लुएंट रिवर के अंदर डिस्चार्ज कीजिए, और जितना भी आपका इफ्लुएंट्स है वो ट्रीटेड करके, उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देकर, जैसे एसटीपी होता है, डब्ल्यूटीपी होता है, उन सब के थ्रू वो सब करके उसके बाद जो आपका बचता है वो आप उसमें डिस्चार्ज कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल था जो आपकी एनसीईआरटी में भी है गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज। आपने एक एग्जाम्पल देख लिया गंगा का कि कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारे रिसोर्सेज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 आर हैं, वैसे अब तो 4 आवर्स हो चुके हैं, अब 4 आवर्स हो चुके हैं। पहला है आपका रिड्यूस, मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप यूज़ कम कर दीजिए। यूज़ कम करने का मतलब ये नहीं है कि जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं करो, लेकिन जितनी क्वांटिटी में आपको वो रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उतना ही उसको यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर में, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि एक कमरे में बैठे हैं, फ़ैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, सब चल रहा है। वहाँ से उठ के हम दूसरे रूम में चले गए, लेकिन वहाँ की जितनी भी चीज़ें हमने उसको चलती छोड़ दी। फ्रिज है खुला छोड़ दिया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब जैसे हम सर्दियों की बात एग्जाम्पल लेते हैं, विंटर, हम विंटर में हीटर का यूज़ करते हैं। अगर आपकी सर्दी ज़्यादा कपड़े या एक एक्स्ट्रा कपड़े पहनने से जा सकती है तो हम हीटर क्यों चलाएं? हम उसको नहीं चला सकते ना, हम उसको बंद भी रख सकते हैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के। तो इस तरीके से आप उसको रिड्यूस करिए, उसके यूज़ को। अब जैसे वाटर है, हम लोग नल टैप खुला छोड़ देते हैं, बहुत ही घरों में, बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि लाइट्स ऑन हैं या पानी बह रहा है, कभी इस चीज़ पे टेंशन नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नहाना ही बंद कर दो, नहीं, लेकिन उतना पानी यूज़ करो जितना आपको रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये आपका उस कैटेगरी में आ गया रिड्यूस, कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज उनका यूज़ कम कर दीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में करिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना करिए और वेस्ट मत करिए। सेकेंड है आपका रीसाइकल, मीन्स जैसे आपके मटेरियल्स है, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल कैंस हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द थिंग्स which can again be used for making things instead of synthesizing or extracting new paper plastic। जितने भी आपके पास ये सब पेपर प्लास्टिक होता है, आप इसको जितना रिसाइकल कर सकते हैं न्यू थिंग्स बनाने में, उतना आप इसको करिए, राइट। थर्ड है आपका रीयूज़। रीयूज़ मतलब थिंग्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में लेकर आते हो मार्केट से जो सामान लेकर आते हो, चाहे आप वो पिकल ले लीजिए, जैम ले लीजिए, या कुछ भी जो आपके बॉक्सेस में आते हैं, कुछ ग्लास बॉक्सेस में भी आते हैं, कुछ आपके प्लास्टिक में भी आते हैं। तो जब वो एक बार फिनिश हो जाए तो आप उसको और चीज़ें स्टोर करने के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, बहुत सारी। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम एनवलप बना सकते हैं, उससे उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे पास जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई टू रीयूज़ दी थिंग्स, राइट। अब चौथा आर क्या है आपका? रिकवर। अब जब आप इन तीनों को अच्छे से
फॉलो करेंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़, ये तीनों अगर आप आज अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन का लेवल कम होने लगेगा, राइट। पॉल्यूशन कम होने लगा, दैट मीन्स वो रिकवर होने लगा। क्लियर? तो ये आपके 4 आर हैं जिससे आप कह सकते हो कि वी कैन मैनेज अवर रिसोर्सेस, राइट। नेक्स्ट है आपका वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें क्यों ज़रूरत है हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने की। पहली चीज़ सिंपल सी बहुत, फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रेजेंट में तो हम इसको यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते ना कि जितने रिसोर्सेज हमारे मिले हैं हम उसको यूटिलाइज करके पूरा ख़त्म कर दें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, राइट। दूसरा है because it is present in limited in quantity, right। बहुत limited quantity में कुछ resources हैं जो present है, तो अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे या ओवर यूज़ करेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। और तीसरा है, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसका यूसेज भी इंक्रीज़ होगा, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, और डिमांड इंक्रीज़ होगी तो विच रिजल्ट्स इन दी प्रॉब्लम फॉर दी अगेन फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद हम बात करें, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं they take a very long time to form, so depletion will cause problem again, right। next आप अगर बात करें तो equal distribution, आपके रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उस रिसोर्स को यूज़ कर रही है और एक कम्युनिटी के पास वो मिल ही नहीं रहा है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड to manage the natural resources to minimize their uses and preventing the exploitation of resources, right। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा आपका नेक्स्ट इसमें टॉपिक दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में पहला है आपका स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं एक्चुअली में जो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी केयर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग सिटी में रह रहे हैं उनको, वो शायद इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब हम इतने एक्टिव नहीं हैं अपने फॉरेस्ट को लेके कि कैसे उसको कंजर्व किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है आपके फॉरेस्ट लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो डिग्रेड ना हो, जो भी चीज़ है, जितने भी रोल्स आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेकर आते हैं वो सारे ये लोग प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? पहला है आपका लोकल पीपल। लोकल पीपल मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी जो उस फॉरेस्ट के आसपास रहती है, राइट। अब दे आर द पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितने भी लोकल पीपल है, पता है आपको जो लोकल पीपल होते हैं फॉरेस्ट के जो आसपास रहने वाले, एक्चुअली में वही सबसे अच्छे तरीके से एक फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं हम इसको आगे, इसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेक होल्डर की बात मैं करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के उन सबको कंट्रोल में रखती है। तो ये काम इनका है कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक इनका भी एक बड़ा रोल है इस चीज़ में। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे आपका टिम्बर हो गया, आपका गम हो गया, रेसिन हो गया, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को। रॉ मटेरियल्स मैं कह लूँ अगर, तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, मतलब ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। अगर इनको किसी एक एरिया में अपने काम की चीज़
ग्रो करानी है, तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट साफ करा देंगे विद द हेल्प ऑफ ये। इनका जो रोल है ना इनके साथ वो बहुत बड़ा है। अगर इनको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से कंजर्व करने के लिए, मेहनत करने के लिए काम करना है, तो होने लगेगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। इनको क्या होता है कि जो इनकी ग्रीड होती है उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, राइट। सो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे एनजीओ में जो काम करते हैं। एनजीओ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जो आपके नेचर को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दे वांट टू कंजर्व द नेचर। तो बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, सेव द टाइगर, सेव द एलिफेंट, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इस चीज़ पर काम करते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए और कंजर्व किया जाए। ये पहले चलते थे। अब क्या हो गया है कि इन लोग को भी समझ में आ गया है कि भैया सिर्फ एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके सिस्टम, उनके हैबिटेट को भी बचाना पड़ेगा। तो मतलब अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर उनका, जब उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो कहाँ पे वो रहेंगे, कहाँ पे वो कंजर्व कर सकते हैं हम। तो बेसिकली इसमें जो रोल है वो आपके एनजीओज़ का है, ये लोग। अब ये चार जो है ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। अब स्टेक होल्डर्स में मैंने आपको पहले भी बात की कि ये जो लोकल पीपल हैं इनका एक मेजर रोल होता है आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, राइट। इसका एक टेक्स्ट बुक में आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका अमृता देवी का। उसमें क्या है कि अमृता देवी जो है वो जोधपुर राजस्थान के एक छोटे से विलेज की हैं। उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लोगों के साथ मिलके, अबाउट 363 पीपल्स थे इनके साथ, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया एक खेजड़ी ट्री को। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर टू प्रोटेक्ट दी ट्रीज ओनली। और ये इंसिडेंस आपका कब का है, आई थिंक ये आपका अमृता देवी 1731, यस 1731 में अमृता देवी ने अपने कुछ विलेज के लोगों के साथ मिलके बहुत से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, दे इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक तो आपका ये लोकल पीपल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो ये इस तरीके से ये जो चार स्टेक होल्डर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उनके नेचर को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो चिपकू आंदोलन, ये एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 1970 में जो कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एरिया में आपके रैनी गढ़वाल में, ये रैनी का है आपका एग्जाम्पल, ये आपने बहुत देखा होगा चिपकू आंदोलन। ये आपके आई थिंक हिस्ट्री की बुक में भी और पहले भी आप एक अलग से इसका चैप्टर पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में आपके। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो वहाँ के एरिया में जितने भी वो हैं ट्रीज़ हैं उनको काटने का कॉन्ट्रैक्ट देती है वुड कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो अब उस एरिया के जो विलेजर्स हैं दे वर नॉट हैप्पी, कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ट्री यहाँ से काट के कोई लेकर जाए। तो एक बार क्या हुआ कि जब कमर्शियल पीपल आए इसको काटने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे उस ट्रीज़ को काटने के लिए चले गए। सो जो वहाँ के विलेजर्स थे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ वुमेन की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को रोका बाय हगिंग दी ट्रंक ऑफ द ट्रीज़। ये बहुत ही फेमस आपका क्या है इंसिडेंस है कि वहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उनके वहाँ पे कोई जो भी जेंट्स थे वो कोई अवेलेबल नहीं था। तो जब कमर्शियल वुड कॉन्ट्रैक्टर्स आए उन पेड़ों को काटने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ को ऐसे हक करके उसके ट्रंक को वो लोग खड़े हो गए और किसी ने भी किसी को काटने नहीं दिया पेड़। तो ये सब इंसिडेंट्स के बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं भैया, सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट ही फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर सकती, लोकल पीपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे उसके प्रोडक्ट्स के लिए हो, चाहे
किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं और वो उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बेसिकली जो ये लोकल पीपल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से केयर करते हैं आपके फॉरेस्ट की, राइट। नेक्स्ट है आपका इसी में सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मीन्स है कि आप रिसोर्सेज को मैनेज करो फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन। मतलब प्रेजेंट जनरेशन में हम जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको बचाना, उसको बचा के रखो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जिसमें आपका है पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब इसमें भी आपका एक इंसिडेंस दिया हुआ है 1972 का। इसमें क्या हुआ था कि साल फॉरेस्ट जो थे वो एकदम डिग्रेड हो गए थे, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी लोकल पीपल थे उन सबको वहाँ से निकाल दिया। पहले क्या होता था कि वहाँ के जो लोकल पीपल थे अपनी शीप को लेकर आते थे, ग्रेजिंग कराते थे, जितनी भी ग्रासेस होती थी वो सब ग्रेजिंग हो जाती थी और फिर नई नई दोबारा से उगनी शुरू हो जाती थी। बट एक टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे लोकल पीपल्स को डिस्कार्ड कर दिया, वहाँ से अबंडन कर दिया, हटा दिया एकदम, और उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत टाइम तक जब ये सब चीज़ें हुई तो देखा कि जो ग्रासेस ग्रो कर रही थी वो बड़ी होते 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 ख़राब हो गई, और उसके बाद जैसे वो ख़राब होने लगी उसके बाद वहाँ पे कोई न्यू ग्रोथ नहीं हुई किसी भी ग्रासेस की। तो इस तरीके से करते करते लगभग 1272 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट पूरा बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद एक्शंस लेने की कोशिश की गई कि किस तरीके से इसको कंजर्व किया जाए। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे AK बैनर्जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि नहीं, लोकल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो उन्होंने अपने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ और विलेजर्स को दोबारा से रिक्वेस्ट किया और उनको बोला कि आप हमारे साथ जुड़ो और इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करो। तो बदले में उन्होंने डील की उनसे कि आप लोग इसकी देखभाल करेंगे और बदले में जितना भी हार्वेस्टिंग होगा, फाइनल हार्वेस्ट होगा, उसका 25% हम आपको दे देंगे, और उसके बदले में आप हमारे फॉरेस्ट की देखभाल करो, यहाँ के प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपके वो सब आप यूज़ कीजिए और उसको कंजर्व करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो फाइनली इस तरीके से फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं कि उसके बाद गवर्नमेंट को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लोकल पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दी नेचुरल रिसोर्सेज और टू कंजर्व दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो हमने अभी कवर करे। नेक्स्ट जो कुछ एक दो आपके टॉपिक्स बचे इस चैप्टर में, जैसे वाटर है, डैम्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग।